हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम बात करेंगे अपने वन शॉट क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसकी एप्लीकेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व के बारे में। ठीक है, तो अपन पहले देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन और क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके बारे में हम पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, जैसे कि अपन ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि अपने पास किसी भी फंक्शन f(x) का यदि इंटीग्रेशन करते थे तो अपने पास यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती थी, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती थी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा, किसी भी फंक्शन f(x) का यदि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो किसी भी इंटरवल में हम कैलकुलेट करेंगे a से b में। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो किसी भी एक इंटरवल के लिए हम निकालते हैं किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे हम बोलें कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो हमने जैसे ये पढ़ा कि sin x dx जो है ना, वो यदि हमने यहाँ पे लिमिट्स नहीं लगाई हैं तो ये अपना क्या बन गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसकी वैल्यू हम जानते थे क्या होती थी, -cos x प्लस c। ठीक है, बट यदि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात करें, जैसे मैंने बोला 0 से π/2 sin x dx, ये हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें इसका फाइंड आउट करना है। इंटरवल हमें दे रखा है 0 से π/2, इसका मतलब x = 0 से स्टार्ट होना है। ये जो लिमिट्स हैं किसकी होती हैं, जो भी d के अंदर लिखा होता है वो उसी की लिमिट होती है। ये जो x है तो x की लिमिट है 0 से π/2। ठीक है, यहाँ पे हमें जो लिमिट्स थी वो गिवन नहीं थी, यहाँ पे अब हमें लिमिट्स गिवन है कि 0 से π/2 डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो मेथड क्या होगा कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो जो मेथड है इसका वो मैं तुम्हें एक बार डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि थ्योरम है एक्चुअली, तो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि कभी भी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व करना होगा, कभी भी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व करना होगा किन्हीं भी दो लिमिट्स के बीच में। ठीक है, तो यदि ये फंक्शन f(x) जिसका भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यदि ये फंक्शन f(x), ये चीज ध्यान से सुनना, यदि ये फंक्शन f(x) अपना कॉन्टिन्यूअस हुआ, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a से b, बात समझ में आई कि जो भी इंटरवल तुम्हें गिवन है 0 से π/2 में, तो यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। sin x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, cos x, sin x का इंटीग्रेशन -cos x होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमने किया -cos x प्लस c होता है, जाहिर सी बात है -cos x प्लस c होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, कहने की बात यह है कि यदि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होता है -cos x प्लस c, अब हम इसमें π/2 पुट करेंगे पहले, तो π/2 यदि इसमें पुट किया तो cos की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, cos ऑफ π/2 0, तो यहाँ पे आया 0 प्लस c, फिर -0 पुट किया तो 0 पे cos की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे -1 प्लस c आ गया, तो इसका रिजल्ट है वो कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें कोई भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करना हो, किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करना हो किसी भी इंटरवल में, यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। भाई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो अपन ने सीख लिया ना, हम इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले उसमें अपर लिमिट पुट करते हैं फिर उसमें लोअर लिमिट पुट करते हैं और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो क्या जाता है, अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाता है किसी भी फंक्शन का इस वाले इंटरवल में। अब कई बच्चों को ये है कि सर ये जरूरी थोड़ी है कि हमें ये चेक करें कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो बेटा मजे की बात यह है कि तुम्हारे 12th लेवल पे जितने भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूछे जाते हैं 12th लेवल पे, मतलब उसमें CBSE भी आ गई, JEE भी आ गया, है ना, बाकी जो भी कंपटीशन एग्जाम है वो भी आ गए। जो भी तुम्हें पूछा जाएगा इंटीग्रेशन, उसमें ये कंडीशन सामने वाला पहले ही फुलफिल करके देता है कि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ही डेफिनेट इंटीग्रेशन हमसे पूछता है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो हायर मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, क्या क्या उसका रोल होता है, क्या क्या हम उसमें चीज करते हैं, वो बात अलग होती है। अभी यहाँ पे 12th लेवल पे हमें ये चेक नहीं करना, हाँ ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की ही होती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तभी हम ऐसा कर सकते हैं। बट मजे की बात ये है कि अपने 12th बेसिस पे हम जो भी फंक्शन f(x) होता है, जो भी फंक्शन f(x) होता है जिसका हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, वो पहले से ही सामने वाला चला के कॉन्टिन्यूअस ही देता है, तो हम इसमें चेक भी नहीं करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, हम क्या करते हैं डायरेक्ट ये रिजल्ट लगा देते हैं। बट तुम्हें यदि कोई पूछ ले कि ऐसा
किसी भी फंक्शन f(x) के लिए होता है क्या कि हम f(x) का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करें, फिर उसमें अपर लिमिट रखें, फिर उसमें लोअर लिमिट रखें, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो क्या ये इंटीग्रेशन इसके बराबर होता है क्या? तो तुम्हें ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि f(x) जो है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये अपनी फंडामेंटल थ्योरम होती है इंटीग्रेशन की, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत छोटी थ्योरम है, कई जगह तो ये पढ़ाई भी नहीं जाती है, बट इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। इसका जो इस थ्योरम की जो यूज है वो तुम्हें, जो बच्चे हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से पता होता है, मतलब लग जाएगा। जो कोई हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या जिनको हायर मैथमेटिक्स का पता होता है वो इस चीज को जानते हैं कि इसका कॉन्टिन्यूअस का कितना ज्यादा महत्व इसमें है, ठीक है। तो चलिए, बशर्ते अपना जो ये अपना कंसेप्ट नहीं है, बस मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था यहाँ पे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या क्या जो दोनों में जो फर्क है वो क्या क्या होते हैं। एक चीज और देखिए, मैंने यहाँ पे इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो माइनस कोस एक्स प्लस सी लिखा, है ना। अब तुम देख पा रहे हो जब इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तब भी ये सी आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तब भी ये सी आएगा। और तुम एक बार अपर लिमिट पुट करके और लोअर लिमिट पुट करके यदि दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो सी तो हमेशा कैंसिल आउट होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे सी दोनों साइड जो है कैंसिल आउट हुआ है। तो जब भी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व करना हो, है ना, तो हम ये सी बार बार नहीं लिखते, हम डायरेक्ट माइनस कोस एक्स लिखते हैं और 0 से π/2 ही लिख देते हैं, फिर π/2 रख देते हैं, -0 रख देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन इसी टाइप से होता है। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर कि इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फर्क है। और यहाँ पे हम कभी भी सी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि दोनों सी कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग है ये अपना एरिया अंडर द कर्व में काफी काम आता है। तो इसमें ये वाला जो टॉपिक है ये मैं अभी बता देता हूं, जिससे जो एरिया अपन पढ़ेंगे, है ना, उसमें काफी यूज होने वाला है। तो देखो, लेट f(x) इज continuous function on closed interval AB, then definite integration a से b f(x) dx indicates the algebraic sum। मैं इसका मतलब समझाऊंगा कि algebraic sum क्या होता है। algebraic sum of area bounded by function f(x) x-axis and ordinate x-axis and x equals to a and x equals to b। कहने का मतलब ये है कि जो भी तुम्हारा फंक्शन होगा, जो भी तुम्हारा फंक्शन f(x) होगा, जैसे ये मान लो y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस है, ठीक है। ये मान लो कोई भी फंक्शन का ग्राफ है f(x) का, ये तुम्हारा y इक्वल्स टू f(x) जो है वो ग्राफ है, ठीक है। अब अलजेब्राइक सम का मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये x इक्वल्स टू a पॉइंट है, ये x इक्वल्स टू b पॉइंट है, ठीक है। तो अलजेब्राइक सम का मतलब हुआ ये वाला जो एरिया होगा, जो शेडेड जो रीजन है, ये वाला एरिया होगा कि y इक्वल्स टू f(x), एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू f(x), x एक्सिस और x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b के बीच में जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, ये किसको इंडिकेट करता है? इंटीग्रेशन ऑफ a से b f(x) dx। बात समझ में आई? तो यदि कोई भी फंक्शन हुआ, यदि x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसका मतलब ये वाला जो शेडेड वाला जो रीजन का एरिया है वही इसका मतलब होता है। दूसरी चीज, ये मान लो एग्जांपल फर्स्ट है, अलजेब्राइक सम का मतलब क्या हुआ वो मैं थोड़ा तुम्हें बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लो जरूरी थोड़ी है कि फंक्शन है x एक्सिस के ऊपर ही बने,
ये फंक्शन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर ही बने। भाई ऐसा भी तो फंक्शन हो सकता है ना कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और तुम्हारा जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से बना, वो कुछ इस टाइप से बना, और हमने बोल दिया कि ये वाला पॉइंट है वो x इक्वल्स टू ए है, और ये वाला पॉइंट जो है x इक्वल्स टू बी है। अब बताओ इसका जो एरिया है, जो इसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन, यदि हम ये वाला फंक्शन यदि fx है, ये y इक्वल्स टू fx यदि फंक्शन है, अब हमने बोल दिया कि यदि a से b fx dx कैलकुलेट करें तो वो अपना क्या आएगा। तो अलजेब्राइक सम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो यहां से ये वाला एरिया, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया जो है वो मान लो a1 है, और एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया है वो क्या है, a2 है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया a1 है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया है वो क्या है, a2 है। अलजेब्राइक सम का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो सम आएगा वो क्या आएगा, a1 माइनस a2। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a1 माइनस a2। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को हम पॉजिटिव लेते हैं, और एक्स एक्सिस के नीचे वाले जो एरिया है उसको हम नेगेटिव लेते हैं जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। बात समझ में आई? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हो अलजेब्राइक सम होता है एरिया का, है ना, ये चीज ध्यान रखनी। अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, किसका एरिया, बाउंडेड बाय फंक्शन एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी के बीच में जो एरिया होता है, सेडेड एरिया, उसको रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आई? अब देखो ये एरिया हमें पॉजिटिव लेना है, ये एरिया हमें नेगेटिव लेना है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ये बेटा नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। देखो भाई ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया है वो हमें पॉजिटिव लेना है, एक्स एक्सिस के नीचे जो एरिया है वो नेगेटिव लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेना है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना है। तो मान लो a1 और a2 बराबर हो, मतलब फंक्शन जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना का उतना एक्स एक्सिस से नीचे आ जाए, इसका मतलब एरिया अब क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जितना एरिया पॉजिटिव में था उतना एरिया अब नेगेटिव में आ गया, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसे ही यदि a1 बड़ा हो जाए a2 से तब ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यदि a2 बड़ा हो जाए a1 से तब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, एरिया तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, वो हम देखेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एक चीज और जो पीछे मुझे बता देनी चाहिए थी, जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं किसी भी फंक्शन का, जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो तुमने देखा कि यहां भी फंक्शन था और किसी भी फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया तो अपने पास एक नया फंक्शन आ जाता है। फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो फंक्शन आता है, बट फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा अपने को एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलती है, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलती है, अपने को जो फंक्शन है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक फंक्शन मिलता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, ठीक है। बहरहाल ये अपने कोई सीबीएसई में इतना पूछता भी नहीं है, बट नॉलेज के लिए ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या क्या फर्क होते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने अभी तक देखा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जो हम आगे एरिया में काम में लेंगे, ठीक है। और इसको अपन एरिया फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे ये होता है ना a से b fx dx, इसको हम एरिया फंक्शन भी बोल देते हैं ना। कई जगह तुम्हें एनसीईआरटी में नाम देखा होगा, तुम पढ़ोगे एनसीईआरटी को, एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन है क्या, a से b fx dx कर दोगे, इसी को हम बोलते हैं एरिया फंक्शन। बात समझ में आई? तो अब हम कुछ एक जो दो थ्योरम है डेफिनेट इंटीग्रेशन की वो हम देख लेते हैं। वैसे थ्योरम जो है वो कुछ नहीं है, मैंने अभी तक जो तुम्हें बताया है वही थ्योरम है, ठीक है। देखो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, फर्स्ट थ्योरम बोलती है लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्यों बोला है, बात समझ में आई? क्योंकि हर केस में दिया होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तुम ऐसे घबराना मत कि हर स्टेटमेंट में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्यों बोला गया है, क्योंकि जो तुम्हारे कोर्स में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन जो यूज होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए ही हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, है ना। हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन एक क्लोज इंटरवल में होगा। लेट ए एक्स बी द एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन मैंने बता दिया क्या होता है, जैसे मानो एरिया फंक्शन क्या होता है, किसी भी फंक्शन एफ एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ए से एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया फंक्शन, एरिया फंक्शन बोलते हैं। देन ए डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है, सिंपल सा फंडा है, ये इतना मतलब पूछा एग्जाम में नहीं जाएगा ये चीज, लेकिन इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि
जाहिर सी बात है जब इसका इंटीग्रेशन एरिया फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन एरिया फंक्शन है, तो एरिया फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें एफ एक्स मिल जाएगा। यही बोल रहा है कि एरिया फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को एफ एक्स मिलेगा मिलेगा। भैया तो अपन पहले ही पढ़ चुके ना कि यदि इसका इंटीग्रेशन यदि एरिया फंक्शन है तो एरिया फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो एफ एक्स होगा। वही बात इसने बोली है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगली फंडामेंटल थ्योरम पे। अगली फंडामेंटल थ्योरम है वो जो मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाया था कि यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ से जो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो इस टाइप से कैलकुलेट होता है। वही है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। इसने कहा लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना जरूरी होता है। डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो f जो है वो इंटीग्रेशन है f का। तो देखो स्मॉल f का इंटीग्रेशन था कैपिटल एफ एक्स। इसने यही बोला कि कैपिटल f जो है वो एंटी डेरिवेटिव है f का, मतलब कैपिटल f इंटीग्रेशन है स्मॉल f का। तो जो कैपिटल f था वो इंटीग्रेशन था स्मॉल f का, तो हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दिया, स्मॉल f का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन में हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी, तो यहाँ पे एफ बी माइनस एफ आ गया। भाई इसका इंटीग्रेशन किया वो कैपिटल एफ था, स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ था, फिर हमने कैपिटल एफ में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही इसका क्या होगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। बात समझ में आई? तो चमकाए कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो अपन देखते हैं। बस अपने को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो यही वाली चीज याद रखनी है कि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तुम पढ़ते भी आए हो ना, ये तो आई थिंक सब बच्चों को पता ही होगा। बस ये थोड़ी चीज ध्यान रखना कि फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक, तो चलिए बेटा कुछ एक एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू कैलकुलेट करना है 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अपन जानते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब बाई 3, और इसमें अब अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो 3 क्यूब माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2 क्यूब बाई 3। तो ये कितना हो गया? 27 बटे 1/3 बाहर ले लूँ तो 27 माइनस 8, और 27 में से 8 गए तो कितने बचे? 19/3 आंसर आ गया। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं यदि हम उसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जानते हैं। तो सेकंड वाला यदि हम एग्जांपल करें, सेकंड वाला है आई इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है 0 से π/4 साइन क्यूब 2t कोस ऑफ 2t इंटू dt। ये इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। ये वाला इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना आता है आराम से। क्या करते हैं, इसको मैं t मान लूं, इसको u मान लूं, क्योंकि t वेरिएबल तो इसमें है ही। सो पुट साइन 2t इक्वल्स टू u। यदि हमने इसको u पुट किया तो यहां पे 2 कोस 2t dt कितना आ गया? du आ गया, है ना। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो du आ गया। तो यहां से कोस ऑफ 2t dt जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? du/2। तो हमें पहले इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक बार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो है ये इंटीग्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो साइन 2t को हमने u मान लिया तो यहाँ पे आ गया u क्यूब। बात समझ में? साइन 2t को हमने दिस मान लिया तो u क्यूब आ गया। कोस 2t को हम क्या लिख सकते हैं? du/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? हाफ u⁴/4 प्लस c। ये u है ना, ये u है यहाँ पे, ये 4 नहीं है ना, u⁴/4। अब u क्या माना था? साइन 2t, तो ये आ गया हाफ साइन 2t⁴/4 प्लस c। इसका मतलब इस वाले फंक्शन का यदि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ये है, इसका मतलब इस वाले फंक्शन का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन यदि ये है, तो हम 0 से π/4 साइन क्यूब 2t इंटू कोस 2t dt को हम क्या लिख सकते हैं? भाई इसका इंटीग्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? 1/8 साइन 2t⁴ 0 से π/4। अब इसमें π/4 रख दो, -0 रख दो, जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 1/8
पाई बाई 4 रखोगे तो कितना आ गया पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/8। बात समझ में आई। तो यदि हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पता है किसी भी फंक्शन का, तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन उसका आराम से निकाल लेते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो अपने पास क्या है, x इंटू ई रेज टू पावर एक्स, 0 से 1 x इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स और dx। ठीक है, तो हम यदि इसका इंटीग्रेशन करें तो ये कितना आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x ई रेज टू पावर x x माइनस 1, इसका इंडेफिनेट करना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आता है ना, u इंटू वी मेथड से कर लेना इसका इंटीग्रेशन, प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा माइनस कोस ऑफ पाई बाई 4x अपॉन पाई बाई 4, भाई साइन का कोस होता है और पाई बाई 4 इसके डिवाइड में और आ जाएगा 0 से 1। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो। जब अपन 1 रखेंगे तो ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 0, 1 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू 0, और यहाँ पे यदि 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोस पाई बाई 4 अपॉन पाई बाई 4। ठीक है, अब ये तो होगी वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे। अब हमें वैल्यू निकालनी है x इक्वल्स टू 0 पे, तो x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे आया -1 माइनस x इक्वल्स टू 0 पे ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 होते ही कोस 0 1 होता है, अपॉन में आ गया पाई बाई 4। ठीक है सर, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 4 अपॉन पाई इंटू 1 बाई रूट 2 माइनस यहाँ से कितना आ गया -1 माइनस 4 बाई पाई, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस 4 बाई पाई माइनस 2 रूट 2 बाई पाई, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है ना। तो इस टाइप के कोई भी इंटीग्रेशन हो जिसका भी हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पता है, जिसका भी हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पता है, हम उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई है ना। अब हम आगे देखते हैं बेटा इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो जैसे हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने एक मेथड पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब वैसा ही जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी वही मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये कैसे होता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, हमको इसको सोल्व करना है, तो हमारे पास दो मेथड होंगे इसको सोल्व करने के। पहला मेथड क्या है कि हमें पहले इस वाले इंटीग्रेशन को इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें करना होगा, उसके बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट जो है वो है पहले हम इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है इसका हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, हमने इसको टी स्क्वायर मान लिया। ठीक है, यदि हम इसको टी स्क्वायर मानेंगे तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स दिस एक्स रेज टू पावर 4 dx जो है क्या बनेगा 2t dt। तो हमने यदि इसका इंटीग्रेशन किया देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1 इंटू dx, ये कितना आ गया भाई, इसके वैल्यू हमने टी स्क्वायर मानी थी तो ये हो गया t, और इसकी जगह हम लिख दिया 2t dt, तो ये 2t स्क्वायर dt हो जाएगा। बात समझ में आई भाई, इसकी वैल्यू t स्क्वायर थी तो इसकी वैल्यू आ गई t, इसकी वैल्यू 2t dt थी तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू रख दी, तो ये 2t स्क्वायर इंटू dt यहाँ पे आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन करें तो ये आ गया 2t क्यूब बाई 3 प्लस c, इसका मतलब 2/3, t की वैल्यू यहाँ पे है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्यूब प्लस c, यही वैल्यू है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया है। तो यदि हम इसको ढंग से लिखें थोड़ा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है हमारे पास वो आया 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस c, ऐसा। अब हमें क्या करना है, इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमें पता लग गया। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमें पता लग गया, अब इसका यदि डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें कर देंगे। तो -1 to 1 5 एक्स रेज टू पावर 4
रूट ओवर दिस dx इक्वल्स टू कितना आ गया, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है 2/3 x रेज टू पावर 5 प्लस 1 इंटू 3/2 और c का कोई मतलब है नहीं, c मैंने पहले ही हटा दिया है, ठीक है। वो मैंने क्यों हटाया है वो तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2 रेज टू पावर 3/2 और -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो एक मेथड तो ये है कि हम इसको इस टाइप से कैलकुलेट करें। दूसरा जो मेथड है वो सिमिलर मेथड है इसी के, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट दूसरे मेथड में क्या होगा, हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम केवल डायरेक्ट ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, हम इसी में ही डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हम पुट कर देंगे। वो हम देखते हैं कैसे। हमें i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पुट करना है, कैलकुलेट करना है 5x रेज़ टू पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ये वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है -1 से 1 के बीच में। तो देखो हमने क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया था, हमने पुट किया था x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यही हमने सब्स्टिट्यूट किया। फिर हमने बोला था कि यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो अपने पास ये चीज आई थी। अब जो हम कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को में कैसे सब्स्टिट्यूशन लगाना है वो अपन ने सीख लिया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे सब्स्टिट्यूशन लगाना है वो अभी अपन सीख रहे हैं। तो देखो देयरफॉर जो आई अपना था इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x 5 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इसको अब जरा लिखते हैं t के टर्म्स में। तो देखो ये t के टर्म्स में क्या है, 2t स्क्वायर dt, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही, 2t स्क्वायर dt ये पहले ही आ चुका है, यहां तक तो सेम ही कर रहे हैं। अब जो लोचा होता है वो होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का। तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने तुम्हें क्या बताया था, लिमिट्स किसकी होती है, ये लिमिट्स होती है जो भी d के अंदर होता है। यहां पे x है, यहां पे t है, तो यहां लिमिट्स किसकी है, x की। और हमने ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ये लिखा है, इसमें जो लिमिट्स होंगी, अब हमारी जो लिमिट्स होंगी वो किसकी होंगी, t की होंगी, ना कि x की। तो t की लिमिट्स कहां से आएंगी, t की लिमिट्स, हमें यहाँ पे x की लिमिट थी, अब हमें लिमिट्स t की रखनी है। t की लिमिट कहाँ से आएगी, तो जो भी तुमने x और t का जो रिलेशन है तुम्हारे पास, जो भी तुमने सब्स्टिट्यूट किया है वो वाली इक्वेशन उठाओगे। जैसे ये वाली इक्वेशन को मान लो मैंने 1 दे दिया, तो ये वाली इक्वेशन उठाओगे, यहाँ पे तुम देखोगे एट x इक्वल्स टू -1, भाई लोअर लिमिट -1 थी ना, लोअर लिमिट -1 थी, तो लोअर लिमिट -1 थी, तो यहाँ पे तुम पुट कराओगे x इक्वल्स टू -1 पे t की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 0, तो इसकी लोअर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 0। बात समझ में आई। जो भी लोअर लिमिट है, यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे तो सब्स्टिट्यूशन में जब भी तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो लिमिट्स हमेशा क्या होंगी, चेंज होंगी। यहाँ पे लिमिट x की थी, यहाँ पे किसकी आएंगी, t की आएंगी। कहाँ से आएंगी, जो भी तुमने सब्स्टिट्यूट किया है वो इक्वेशन उठानी है, वहां से x की लिमिट रखनी है। x की लिमिट 0 थी, सॉरी x की लिमिट -1 थी, तो t की लिमिट आई 0, और एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे t इक्वल्स टू कितना आ गया, 2, तो ये लिमिट्स आ गई 0 से 2, लोअर लिमिट 0 आ गई, अपर लिमिट 2 आ गई। ये जो है इसको थोड़ा मैं ऐसे बोल देता हूं कि यहां से ये वाली जो स्टेप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इसमें गलती भी करते हैं कि वो x और t में चेंज तो कर देते हैं, बट अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं, यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज होंगी। अब हमने क्या किया है, हमने क्या किया यहाँ से, इसमें लिमिट्स जो है वो चेंज कर दी है। अब हमें ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जब हमने लिमिट्स ही चेंज कर दी, अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, t³ 3, और लिमिट्स आ गई 0 से 2, लिमिट्स क्या आ गई 0 से 2। तो यदि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तुम, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, अच्छा ये √2 आएगा ना, सॉरी x इक्वल्स टू 1 पे t की वैल्यू √2 आएगी ना, है ना, तो यहां से ये भी चेंज हो जाएगा और यहां पे आएगा √2, ठीक है। तो यहां से तुम देखोगे तो आएगा 2/3 इंटू √2 की पावर 3,
तो √2 की पावर 3 कितना हो गया, 2⁻³ हो गया। तो तुम देख पा रहे हो 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा। तो तुम देख पा रहे हो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच कर रहा है ना। तो ये वाला मेथड हमें कब ध्यान रखना है, जब भी तुम सब्स्टिट्यूट करो तो ये ध्यान रखना इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो हमें यहाँ पे चेंज करनी होती हैं। तो एक तो ये वाला मेथड है कि देखो यहाँ से यहाँ आने में तुम्हें इतनी स्टेप्स कैलकुलेट करनी पड़ी और यहाँ पे तुम्हें इससे कम स्टेप कैलकुलेट करनी पड़ी। तो हम यदि सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में यदि सब्स्टिट्यूशन हमें पता है तो हम स्टेप इसमें कम कर सकते हैं। इसका जो कैलकुलेशन है वो हम कम करके हम किसी भी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो जैसे कि हम कुछ एक जो क्वेश्चन है इसके और देख लेते हैं। जैसे कि इसमें कुछ एक एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये वाला इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे यदि हम पुट tan इनवर्स x को यदि हम t पुट कर दें, यदि इसको हमने t पुट किया तो हम जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू कितना आ गया, dt आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देयरफॉर I इक्वल्स टू 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स को हमने t पुट किया था, ये हमारे पास dt बन गया है। अब यहाँ पे लिमिट्स हैं अपने पास x की, यहाँ पे लिमिट है x की। अब हमें लिमिट्स किसकी रखनी है, t की, क्योंकि d के इनटू में यहाँ पे क्या आ गया है, t आ गया है। ठीक है, तो यहाँ लिमिट्स हैं x की और अब हमें t की लिमिट्स पुट करनी है। कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे बताओ, जो अपने पास जो भी हमने सब्स्टिट्यूट किया था वहाँ आ जाओ। ठीक है, सो इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट माने, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख देंगे एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, तो x इक्वल्स टू 0 पे तो tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया 0। एंड एट x इक्वल्स टू 1, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, t इक्वल्स टू आ गया π/4। भाई 0 पे वैल्यू 0 है और 1 पे वैल्यू π/4 है, तो लोअर लिमिट 0 आ गई और अपर लिमिट कितनी आ गई, π/4 आ गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू आ गई t²/2, 0 से π/4। ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिमिट 0 से 1 थी और हमने लिमिट चेंज की तो यहाँ पे 0 से वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट 0 से π/4 आ गई। तो हम यदि 1/2 π/4 पुट करेंगे तो आ जाएगा π²/16, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा π²/32। बात समझ में आई? तो इस टाइप से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ओपन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो था अपने पास वो है इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू 1 से 2 e⁻²x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x² dx। ये वाला इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें हमें दिख रहा है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि e⁻x के आगे कोई भी फंक्शन हो तो हमें e⁻x fx प्लस f' टाइप का कुछ हमें बनाना होता है। वो हमने देखा था पिछले क्लास में, पिछले वाले लेक्चर में। तो यदि हम यहाँ पे लिखें पुट 2x इक्वल्स टू t, ये हम पे क्यों लिखा है मैंने 2x इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है e⁻x fx प्लस f' का, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ये जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e⁻x fx, है ना, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो e की पावर में हमें x लेके आना था, यहाँ 2x है तो हमें केवल x लेके आना था, तब मैंने 2x इक्वल्स टू क्या रख दिया, t पुट यहाँ पे कर दिया। तो 2x को यदि t पुट करेंगे तो यहाँ से dx की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी अपने को dt/2। देयरफॉर I इक्वल्स टू जो अपना इंटीग्रेशन था वो क्या हो जाएगा e⁻t, है ना, 1 अपॉन x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, t/2 लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन t/2, तो 2/t आ गया, माइनस यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे तो 2/t² आ जाएगा इंटू dt आ गया। बात समझ में है? इसमें x² की जो जगह है, x² की जगह क्या रखोगे, x की वैल्यू यदि t/2 है तो x² की वैल्यू हो जाएगी t²/4, तो t²/4 पुट करोगे तो 2/t² यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे t की वैल्यू हमें पुट करनी है, हमें यहाँ पे अब लिमिट्स जो है वो t की रखनी है, जो गिवन लिमिट्स थी वो किसकी थी, x की। तो कौन सी इक्वेशन काम में लेंगे, जो अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया था वो वाली इक्वेशन काम में लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एट x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 से 2 तक है, तो x इक्वल्स टू 1 है तो t की वैल्यू कितनी आई 2 आई, एंड एट x इक्वल्स टू 2, यदि x इक्वल्स टू 2 है तो t की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो t की वैल्यू आई 2 से 4। बात समझ में आई? तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर i इक्वल्स टू, ये जो इंटीग्रेशन है ये अब इंटीग्रेशन किसके बराबर हो गया 2 इंटू हम लिख सकते हैं 2 से 4 e रेज टू पावर t 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। और यहां हम देख सकते हैं कि ये वाला फंक्शन यदि एफ टी है तो ये क्या है एफ डैश टी है, तो इसका इंटीग्रेशन हम आराम से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा e रेज टू पावर टी इंटू 1 अपॉन टी 2 से 4। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा क्यों लिखा है तो उसका एक्सप्लेनेशन दे देना, बिकॉज क्या कर रहा हूं मैं, बिकॉज इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स जो है वो किसके बराबर होता है ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो यदि एफ एक्स 1/t है तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू ई रेज टू पावर 4/4 माइनस ई स्क्वायर बाई 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा किस टाइप से हम इनमें जो लिमिट्स हैं वो चेंज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो लिमिट्स ही चेंज करना है, लिमिट्स यदि चेंज कर दी तो तुम इंटीग्रेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई? तो अब अपन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो चीज़ है जो सीबीएसई इन्हीं पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछती है। यदि सीबीएसई ने हम सीबीएसई की बात करें तो यदि 10 क्वेश्चन यदि सीबीएसई ने पूछे हैं तो 8 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज पे, कुछ एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड उसने क्वेश्चन पूछते हैं। 10 में से 8 क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं। ये प्रॉपर्टी क्यों ली जाती हैं, क्योंकि क्यों काम में आती हैं। देखो कई जो फंक्शन है अपने पास, कई फंक्शन जो हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। जिनमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो उनमें हमें टाइम भी लगता है और उसमें कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बट यदि हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ एक प्रॉपर्टीज यदि याद हैं तो हम उन इंटीग्रेशन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन वो प्रॉपर्टीज की हेल्प से डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होते हैं, हार्ड जो अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन है, टिपिकल टाइप के जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो भी अपन प्रॉपर्टी की हेल्प से सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे सोल्व होते हैं तो अपन पहले एक बार सब प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं किस क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये बेटा ध्यान रखनी है, जो मैं प्रॉपर्टी बताऊं कि ये वाली इंपॉर्टेंट है वो तो जाहिर सी बात है तुम्हें ध्यान रखनी ही रखनी है, क्योंकि उन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है सीबीएसई पूछती है, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि तुम पिछली कुछ सालों से उठाओगे ना, कुछ सालों का पेपर उठाओगे तो इन प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, ठीक है। हाँ ये नहीं है कि तुम्हें पेपर में ये प्रॉपर्टी ही लगानी है, बट प्रॉपर्टी जो तुम्हें याद है तो क्वेश्चन जो है वो काफी इजीली सोल्व हो जाते हैं। तो चलिए अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली वाली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। मैं इनका मतलब समझा दे रहा हूँ क्या क्या मतलब, इनका प्रूफ जो है वो हम नहीं देखेंगे यहाँ पे ना। प्रूफ जो है मैं तुम्हें जो अपने रेगुलर बैचेस थे उसमें मैं करवा चुका हूँ, इनके प्रूफ देखने हो तो वहाँ से तुम देख सकते हो। देखो पहले वाला है, पहले वाली जो प्रॉपर्टी है वो है कि तुम x की जगह कुछ भी रखो, x की जगह चाहे t रखो, x की जगह चाहे u रखो, x की जगह तुम्हारी मर्जी आए वो रखो। जब यहाँ पे x है यहाँ पे t है, जो x की जगह तुमने t ही रखा है ना, x की जगह t ही रखा है और तुमने कुछ किया ही नहीं है, तो दोनों जो इंटीग्रेशन है उनकी वैल्यू सेम ही आएगी, है ना। बशर्ते जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ये भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बात समझ में, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पे एफ टी डी टी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स की जगह तुमने टी स्क्वायर रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी टी होना चाहिए। लीनियर फंक्शन है, इधर भी लीनियर फंक्शन होना चाहिए, और यूं नहीं हो लीनियर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 ऐड कर दिया उसमें, यहाँ x है तो यहाँ t होना चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। तो x की जगह t रखोगे, x की जगह u रखो, x की जगह t रखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि साइन t dt करो 0 से π/2, चाहे तुम साइन u du करो 0 से π/2, भाई t की जगह तुम कुछ भी रखो, साइन z dz करो 0 से π/2, या तुम्हारा नाम है वो रख दो कि कुछ भी, साइन ऑफ राहुल इंटू डी राहुल 0 से π/2, सब सेम है, ठीक है। x की जगह तुम कुछ भी वेरिएबल रखो, बस x की जगह तुम कुछ भी नाम चेंज करोगे तो इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा सेम ही आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहली प्रॉपर्टी ये है।
दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि तुमने यदि लिमिट्स चेंज कर दी कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तुम्हें मान लो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन चेंज मतलब कैलकुलेट करना है ए से बी में, और यदि तुमने ए की जगह बी लिख दिया और बी की जगह ए लिख दिया, मतलब लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया, तो कुछ नहीं होगा, बस वैल्यू इनकी सेम होगी, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब ये है यदि इसकी वैल्यू 5 है, यदि इसकी वैल्यू मान लो 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -5। मतलब ये तुमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया, तो इंटीग्रेशन के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है। बात समझ में आए? तो अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दे, तो इंटीग्रेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, बट जो साइन है वो माइनस का आ जाएगा। ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं उसमें हम जैसे a से b कैलकुलेट किया तो हम कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं, a से c प्लस c से b, कहीं भी अपनी मर्जी आए वहां पे हम ब्रेक कर सकते हैं। इसकी जो वजह है तुम देख सकते हो, अपन ज्योमेट्रिकली देखा था कि फंक्शन का एरिया है वो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन बताता है। ये मान लो x इक्वल्स टू b है, ये x इक्वल्स टू c है, हमने देखा था ज्योमेट्रिकली एरिया बताता है। अब तुम खुद सोचो कि हमें a से b एरिया निकालना है, a से b पूरा एरिया, तो हम कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं ना, a से c चले जाएं फिर c से b चले जाएं, तब भी तो एरिया वही आएगा भाई। a से b चले जाओ, a से c चले जाओ फिर c से b चले जाओ, ये भी तो एरिया ही बताएगा ना a से b। ठीक है, बात समझ में? तो हम कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को a से b इंटीग्रेशन करना हो तो हम किसी भी पॉइंट c पे हम ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं कि a से c और c से b जाए। ठीक है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको रट लेना है, भूलना कतई भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी काम में आती है। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें 50% तो यही वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। ये प्रॉपर्टी क्या है साहब, वो एक बार मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमें यदि a से b इंटीग्रेशन करना है किसी भी फंक्शन का, तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह जो अपर और लोअर लिमिट का सम है वो -x dx ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं। ये दोनों इंटीग्रेशन जो है इनकी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, इनकी वैल्यू सेम भी आएगी, प्रूफ मैं अभी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, बस तुम ये ध्यान रखो, दोनों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x dx इसकी जो वैल्यू है वो बेटा यहाँ पे सेम आती है। ठीक है, यदि किसी को प्रूफ जानना हो तो यहाँ पे x की जगह a + b - x रख के देख लेना, प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो वैल्यू है ये हमेशा सेम रहती है। अभी ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, कैसे यूज होगी वो मैं एग्जांपल के थ्रू तुम्हें बताऊंगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी अभी तुम्हें ध्यान होनी चाहिए कि फंक्शन का जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं a से b में, तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन f ऑफ a + b - x dx, इस टाइप से हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये इसी का ऐसे मान सकते हो औलाद है, इसी से आई हुई है कि यहाँ पे a और b था, है ना, पिछली प्रॉपर्टी में a और b था, तो हमने दोनों का सम -x किया था, तो यहाँ पे दोनों का सम कितना होगा, a - x, तो fx की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, इस वाले डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू इस वाले डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर आ जाएगी। बात समझ में? सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है वो अपनी है, कभी भी इंटीग्रेशन में अपने को ऐसा हो कि लिमिट्स को अपने को कम करना है, कि 0 से 2a लिमिट्स हैं और अपने को 0 से 2a ना जाके 0 से a ही जाना है, तब हम इस वाली प्रॉपर्टी का काम में लेते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की लिस्ट में आती है अपनी। इसकी वैल्यू होती है 0 से 2a fx इक्वल्स टू 0 से a fx जाओ फिर 0 से a f ऑफ 2a - x ले जाओ। बात समझ में कि fx 0 से a और f ऑफ 2a - x 0 से a, तो इसने क्या किया, 0 से 2a लिमिट्स को 0 से a में कन्वर्ट कर दिया। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो भी इंटीग्रेशन आ रहे हैं इनकी लिमिट 0 से a ही है, लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट 0 से 2a है। तो किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें लिमिट्स को कम करना हो उस वाले केस में ये वाली प्रॉपर्टी है सिक्स्थ वाली, ये काम में आएगी। ठीक है, चलते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी के पास। अगली प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो सेवंथ प्रॉपर्टी है ये इसी से आई है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेवंथ प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट ऐसे होगा, क्योंकि काफी जो क्वेश्चन है वो ऐसे होंगे, अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 0 से 2a fx dx कैलकुलेट करना है, 0 से 2a fx dx कैलकुलेट करना है। अब तुम बताओ यदि इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, f ऑफ x और f ऑफ 2a - x की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों फंक्शन सेम ही हो गए। ये दोनों फंक्शन सेम हो गए तो इसको मैं 2 × 0 से fx लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों फंक्शन सेम हो गए।
ठीक है। तो यदि ये दोनों फंक्शन f ऑफ x और f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये ध्यान रखना, ये वाली प्रॉपर्टी तभी लगती है जब लोअर लिमिट क्या हो, 0 हो। ये एक चीज ध्यान रखना, ये तभी अप्लीकेबल है जब लोअर लिमिट 0 हो। यहाँ पे a और b कुछ भी हो सकते थे, इस वाली प्रॉपर्टी में a और b कुछ भी हो सकते थे, बट यहाँ पे मस्ट है कि लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट 2a है, तो हम यदि 2a माइनस एक्स और fx यदि बराबर हैं तो इसकी वैल्यू 2 इंटू दिस हो जाएगी, और दोनों यदि एक दूसरे का नेगेटिव हैं, यदि ये नेगेटिव हुआ ये नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसी वजह से प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी लिमिट्स 0 से 2a हुई, कभी भी लोअर लिमिट 0 हुई, तो हम एक बार सोचेंगे इस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए। और खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि लोअर लिमिट 0 आई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लोअर लिमिट 0 आई, तो हम खास तौर से इस वाली प्रॉपर्टी का हम दिमाग में सोचेंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी हमें लगानी चाहिए। इससे होगा क्या, इससे एक तो लिमिट्स जो हैं वो कम होती जाएंगी, दूसरा हो सकता है ऐसा ही केस बन जाए, ऐसे केस में हम इंटीग्रेशन करते डायरेक्ट इसकी 0 लिमिट बता दें। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8th प्रॉपर्टी। ये बेटा जब भी तुम्हारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास लिमिट्स -a से a आए, मतलब -1 से 1 आ गई, -2 से 2 आ गई, -3 से 3 आ गई, इस टाइप की लिमिट आ जाए, -1/4 से 1/4 आ गई, इस टाइप की कभी भी लिमिट्स आ जाए, तो ये वाला जो मेथड है वो तुम्हें हमेशा याद होना ही चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है वो तुम्हें हमेशा ध्यान आना ही चाहिए। ये क्या होता है, यदि fx इवन फंक्शन हुआ तब तो ये जो इंटीग्रेशन है 2 टाइम्स 0 से a हो जाता है, और जब fx ओड फंक्शन हुआ तब इसकी इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। जब इवन फंक्शन है तब तो 2 टाइम्स 0 से a, और ओड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कई बच्चों को होगा सर ये इवन फंक्शन क्या होता है, तो बेटा f में -x की जगह -x रखोगे, कोई भी फंक्शन तुम्हें दिया होगा, यहाँ पर ना एग्जाम्पल से देखेंगे, अभी ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। यदि कोई भी f फंक्शन में x की जगह -x रखोगे और वो डिट्टो fx के बराबर आ जाए, तो वो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। और यदि हम x की जगह -x रख दें और यदि वो फंक्शन माइनस को बाहर फेंक दे, इस वाले केस में फंक्शन क्या होगा, अपना ओड फंक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मैं बात करूं fx इक्वल्स टू cos x, यदि हमने fx इक्वल्स टू cos x रखा तो x की जगह -x रखो, तो f ऑफ -x कितना है, cos ऑफ -x, और ये हमें पता है cos ऑफ x ही होता है, मतलब fx आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा f ऑफ -x है वो fx के बराबर आ गया, देयरफॉर fx इज इवन फंक्शन। fx यहाँ पे क्या है, इवन फंक्शन है। बात समझ में, हम कैसे चेक करेंगे, ऐसे यदि fx इक्वल्स टू cos sin x है, fx इक्वल्स टू यदि sin x है, तो f ऑफ -x हम देख सकते हैं sin ऑफ -x, और तुम्हें बताया sin ऑफ -x क्या होता है, माइनस sin x, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ fx, देयरफॉर fx इज ओड फंक्शन, fx इज ओड फंक्शन। बात समझ में आई। तो इवन फंक्शन और ओड फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है ये तुम्हें याद होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी की हेल्प से अब अपन देखेंगे कि इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से सोल्व होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हैं कुछ, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हमें ये जो इंटीग्रल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा ध्यान रखना, मॉडुलस के जो क्वेश्चंस हैं वो सीबीएसई को इतने ज़्यादा प्यारे हैं ना कि वो हर बार पूछती रहती है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखो, जैसे अब की बार सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन जो था मॉडुलस का वो पूछा गया है। हर 1-2 साल में मॉडुलस के जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई पूछती है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मस्ट है कि तुम्हें आने ही चाहिए। तो देखो, पहले हम इस वाले फंक्शन को डिफाइन करते हैं, है ना। मॉडुलस फंक्शन की तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो क्या होता है, x होता है जब तुम्हारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और -x होता है जब तुम्हारा x लेस देन 0 हो। आई थिंक ये बात सबको पता होगी। तो इसी की हेल्प से, बिकॉज लेट fx इक्वल्स टू मोड ऑफ x³ माइनस x, हमने मान लिया कि जो fx है वो ये है ना। इसको रफ कर देता हूँ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x यदि कॉमन लिया तो ये हो गया x² माइनस 1 का मोड, और तो यहाँ से हो गया x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ऐसा। तो यहाँ हमने देखा कि fx जो है अपना ये वाला फंक्शन बन रहा है।
अब अपने को ये देखना है कि नेगेटिव कब होगा और ये वाला पॉजिटिव कब होगा। तो यदि हम इस वाले फंक्शन को लिखें, देयरफॉर fx को लिखें, तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अपने को देखना है कि x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये वाला जो फंक्शन है ये नेगेटिव कब है और पॉजिटिव कब है, यही देखना है। क्योंकि ये वाला फंक्शन जब भी पॉजिटिव होगा तब तो ये पॉजिटिव वाले के साथ ओपन होगा, जब भी ये फंक्शन नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ ओपन होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे माइनस वन, जीरो और वन, है ना, ये वाली चीज़ पता है कि इसके रूट्स हैं वो यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो इस वाले इंटरवल में ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ये फंक्शन ऐसे ही होगा। तो हमें देखना है केवल -1 से 2 के बीच में, हमें -1 से 2 के बीच में जाना है और आगे पीछे हमें ना तो हमें -1 के लेफ्ट हैंड साइड में देखना है ना 2 के राइट हैंड साइड में। तो जब ये बताओ, जब तुम्हारा x -1 से 0 होगा, जब भी x -1 से 0 होगा तो ये फंक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इट मीन्स ये प्लस के साथ ओपन होगा, मतलब x³ माइनस x होगा। बात समझ में आई। और जो ही ये 0 से 1 के बीच में जाएगा, जो ही ये 0 से 1 के बीच में जाएगा, ये फंक्शन नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ ओपन होगा, मतलब x माइनस x³ आएगा। उसके बाद यदि हम देखें 1 से आगे ये पॉजिटिव है, तो 1 से 2 में ये वाला फंक्शन पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये x³ माइनस x ही आ जाएगा। बात समझ में आई। तो देयरफॉर हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू जो अपना इंटीग्रेशन है -1 से 2 x³ माइनस x का मोड इंटू dx, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि -1 से 0 में तो ये x³ माइनस x है dx, और फिर प्लस 0 से 1 में ये x माइनस x³ है, प्लस उसके बाद 1 से 2 में ये क्या है x³ माइनस x है दोबारा से। ठीक है, अब इसका तुम इंटीग्रेशन तुम कर ही सकते हो, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो मॉडुलस फंक्शन में ध्यान रखना है कि कब फंक्शन पॉजिटिव होता है, कब फंक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास sin रेज टू पावर 5x इंटू कोस रेज टू पावर 4x -1 to 1। अब देखो इंटीग्रेशन हमने देखा, लिमिट्स हमने देखी -1 to 1, तो हमें ये चमकना चाहिए कि हमें एक बार ओड और इवन फंक्शन अपन एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता है इवन फंक्शन या ओड फंक्शन की कोई प्रॉपर्टी लगे। तो हमने चेक किया, लेट fx इक्वल्स टू sin रेज टू पावर 5x इंटू कोस रेज टू पावर 4x, ये हमने फंक्शन माना। देयरफॉर जरा हम f ऑफ -x और चेक कर लेते हैं, तो यहां से आया sin रेज टू पावर 5 माइनस एक्स इंटू कोस रेज टू पावर 4 ऑफ माइनस एक्स, ऐसा। तो यहां से हमने देखा कि साइन जो है वो माइनस बाहर निकालेगा, कोस के साथ कोस तो हजम कर जाता है, तो यहां से हमने देखा ये माइनस बाहर आया क्योंकि साइन की पावर ओड थी, तो यहाँ पे हो गया कोस की पावर 4x। तो यहाँ से जो आंसर है तुम्हारे आया f ऑफ माइनस एक्स जो है वो तुम्हारा बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या पता लगा, fx क्या है, fx इज ओड फंक्शन, और fx ओड फंक्शन है तो हमें पता है, हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो मजे की बात होगी कि fx यदि ओड फंक्शन होता है तो -a से a इंटीग्रेशन जो होता है ओड फंक्शन का वो क्या होता है, 0 होता है। वो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 sin रेज टू पावर 5x cos रेज टू पावर 4x dx इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0, बिकॉज -a से a fx dx की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 व्हेन fx इज एन ओड फंक्शन। बात समझ में आई है ना। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि fx यदि ओड फंक्शन है तो -a से a जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा, 0 होगा। तो देखो यदि प्रॉपर्टी ध्यान है तो तुम्हें इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना ही नहीं पड़ा, तुम्हें इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना ही नहीं पड़ा, तुमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता दी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसी वजह से जो प्रॉपर्टीज हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वरना तुम्हें इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना पड़ता, उसके बाद तुम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो और वो जाहिर सी बात है वो भी 0 ही आने वाली है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन, हमें इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू कैलकुलेट करना है 0 से पाई x साइन x इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, हमने देखा कि यदि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो ऐसे तो हम थोड़ा टिपिकल है,
है ना, क्योंकि इसमें 1 प्लस कोस स्क्वायर है, तुम कोस को t मानोगे तब भी x यहाँ पे वो होगा। तो इसका इतना तो हिंट मिल गया कि इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यदि मुश्किल है तो हमें करना तो होगा प्रॉपर्टी से ही। और बेटा ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें यदि प्रॉपर्टी ऐसे हो, चमक नहीं रही हो, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो ये ध्यान रखना हमेशा जब भी कभी फंक्शन के x मल्टीप्लाई में हो, जब भी कभी फंक्शन के x मल्टीप्लाई में हो, तो ज्यादातर केस में ये वाली जो प्रॉपर्टी है f ऑफ x dx a से b इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस b माइनस x dx a से b, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ज्यादातर केसेस में यही वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। बात समझ में? तो यहां हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो i इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे 0 से पाई, हमने x की जगह क्या लिखा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, पाई प्लस 0 इज पाई माइनस x, इसी से रिप्लेस करना है। तो साइन पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस x dx, ऐसा इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। जो क्वेश्चन गिवन था इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल रखा है। तो जरा इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स ही होता है, तो ये हो गया साइन एक्स। और कोस ऑफ पाई माइनस एक्स, वैसे तो माइनस कोस होता है लेकिन स्क्वायर है तो ये कोस स्क्वायर ही आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो जब भी हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ज्यादातर केस में ये होता है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको हमें मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ज्यादातर केस में ये होगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगाते ही हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड। भाई एक जो क्वेश्चन गिवन है, एक हमने प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो हमें इंटीग्रेशन मिला है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिला, इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला 2i, क्योंकि i प्लस आई इज 2i। फिर इधर आ गया 0 से पाई x इंटू साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा। अब देखो जो x साइन एक्स है वो माइनस एक्स साइन एक्स वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0 से पाई, जो आगे जो टर्म बनेगी वो आएगी पाई इंटू साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो गया पाई 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा, ठीक है। इसका जो फायदा है वो क्या हुआ, जो भी तुम्हारा x मल्टीप्लाई में था वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे केवल साइन एक्स ही बच गया। अब तुम इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो कि पुट cos x इक्वल्स टू t, cos x को t पुट करोगे तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर लेंगे। तो बात समझ में किस टाइप से इनके क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं, प्रॉपर्टीज की हेल्प से। अब ये जो इंटीग्रेशन है, पहले इसका इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं था, अब हम इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि cos x को t मानोगे, ये ऊपर वाला माइनस dt बन जाएगा, और यहाँ पे dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, वहाँ से तुम इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। चमका, तो यहाँ से हम i की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसकी जो भी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो i की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ओपन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर 4x अपॉन साइन रेज टू पावर 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x इंटू डी एक्स, ऐसा है ना। अब हमें यहाँ से देखो, वैसे ही हमें दिख रहा है कि इंटीग्रेशन इसका टिपिकल है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, वही प्रॉपर्टी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे मानो i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन रेज टू पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस रेज टू पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ गया डी एक्स। इसको यदि हम थोड़ा सोल्व करें तो ऊपर आ गया 0 से पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोस हो जाएगा, तो यह आ गया कोस ऑफ एक्स कोस रेज टू पावर 4x, यहाँ पे होगा कोस रेज टू पावर 4x प्लस साइन रेज टू पावर 4x और इंटू डी एक्स। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे एज यूजुअल। इस मेथड में ज़्यादातर केसेस में फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 2i इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में अपने पास 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर 4x अपॉन साइन रेज टू पावर 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x dx प्लस 0 से पाई बाई 2 कोस रेज टू पावर 4x अपॉन साइन रेज टू पावर 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x
dx, ऐसा। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों इंटीग्रेशन को यदि हम दोनों को एक साथ लिखें तो ये ऊपर बन गया sin रेज़ टू पावर 4x प्लस cos रेज़ टू पावर 4x अपॉन डिनोमिनेटर में भी टर्म बन गई sin रेज़ टू पावर 4x cos रेज़ टू पावर 4x dx। तो 0 से π/2 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया dx, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा π/2। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2i की वैल्यू जो होगी कितनी आ गई π/2 इम्प्लाइज i की जो वैल्यू होगी कितनी आ गई π/4, और i जो था वही तो इंटीग्रेशन था। तो हमने जस्ट सिर्फ प्रॉपर्टी की हेल्प से, हमने कोई इसमें इंटीग्रेशन सोल्व नहीं किया है, सिर्फ प्रॉपर्टी की हेल्प से ही इस इंटीग्रेशन को हमने, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो π/4 निकाल दी। तो प्रॉपर्टी जो है पता लग गया होंगे कि प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी हेल्प से, इनकी हेल्प से अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास, इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 पाई cos रेज़ टू पावर 5x इंटू dx। तो देखो इसमें हम सेम प्रॉपर्टी लगाएं, वही प्रॉपर्टी यदि हम लगाएं कि 2 पाई माइनस एक्स, तो अपने को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स करते ही cos रेज़ टू पावर 5x ही अपने पास आ जाएगा। तब हम देखें कि 0 से 2 पाई में और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तब हमने देखा कि 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कभी भी तुम्हारे पास ऐसा हो कि जब दोनों 2a माइनस एक्स जो है f ऑफ x के बराबर आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन 0 से, इसकी जो लिमिट है 2a थी तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखो बिकॉज cos लेट fx इक्वल्स टू हमने मान लिया cos रेज़ टू पावर 5x, सो बिकॉज f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स निकालो एक बार, f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स निकालो तो मतलब cos रेज़ टू पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, तो ये cos रेज़ टू पावर 5x ही हो गया, है ना। तो देयरफॉर जो f ऑफ x है वो किसके बराबर आ रहा है, f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स के, तो इम्प्लाइज i जो है इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई cos रेज़ टू पावर 5x dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से पाई cos रेज़ टू पावर 5x dx। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो i की जो वैल्यू है वो आ गई 0 से पाई दिस, ठीक है। तो यहां से अब अपन क्या कर सकते हैं, यहां से अब अपन वो प्रॉपर्टी यूज ले सकते हैं। अपने पास क्या आ गया, i की जो वैल्यू है वो आ गई 2 इंटू 0 से पाई cos रेज़ टू पावर 5x dx। यहां तक अपन पहुंच चुके हैं, बात समझ में आई, है ना। अब जरा एक बार या तो तुम क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ना भी करो तो अपन प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सी, वही वाली f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स वाली। तो i इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को मान लो पहली इक्वेशन, i इक्वल्स टू 2 इंटू 0 से पाई cos रेज़ टू पावर 5 पाई माइनस एक्स dx। तो यहां से आ गया 2 इंटू 0 से पाई cos ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos ऑफ माइनस एक्स, तो यहां पे आ गया माइनस cos रेज़ टू पावर 5x dx, ऐसा, है ना। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ cos x। यहाँ पे हम लिख भी देंगे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई अपने, इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx dx इक्वल्स टू हमने बोला है कि a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन होता है। बात समझ में आई। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सेकंड बोलें तो यदि हम फर्स्ट प्लस सेकंड करें तो दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 2i और राइट हैंड साइड में बन जाएगा 0। इसका मतलब इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास, 0 आ गई। तो हमने इस वाले में भी देखो सिर्फ प्रॉपर्टी की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन जो है हमने बता दिया कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आई। तो प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा ध्यान रखनी है, और जितनी प्रॉपर्टी तुम एग्जाम में लगाते हो, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है उसका तुम अपना जो इंप्रेशन है, तुम वैसे तो अपने ये cos की रेज़ टू पावर 5x का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, मेथड तो वही सही था, लेकिन जब तुम ज़्यादा प्रॉपर्टी लगाओगे तो सामने वाले को, कॉपी चेक करने वाले को ये लगेगा कि इसको ज़्यादा प्रॉपर्टी आती है मतलब इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन और अच्छे से आता है। तो प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा लगा पाओ एग्जाम में उतनी लगाना, उससे तुम्हारे नंबर हैं वो बढ़ेंगे ही, ठीक है। सो 6th क्वेश्चन जो है वो अपन और देख लेते हैं। इंटीग्रेशन है
-π/2 से π/2, और देखते ही हमें पता लग गया होगा कि यहाँ हमें ऑड और इवन फंक्शन एक बार चेक करना होगा। ठीक है, x cos x प्लस 10⁵ प्लस 1 dx। भाई लिमिट से बता रही है कि हम इसमें एक बार ऑड या इवन फंक्शन चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। तो जरा देखो, इस फंक्शन को मैं ब्रेक कर लूँ, 0 से π/2 से π/2 x³ dx, इस इंटीग्रेशन को हमने ब्रेक कर लिया। 0 से π/2 से -π/2 से π/2 x इंटू cos x dx प्लस -π/2 से π/2 10⁵ dx प्लस 1 इंटू dx -π/2 से π/2। बात समझ में आई, है ना। अब हम देख पा रहे हैं कि ये वाला फंक्शन भी एक ऑड फंक्शन है। भाई तुम्हें इसमें f की जगह -f रखोगे तो ये x की जगह -x रखोगे तो माइनस बाहर दे देगा। ये वाला भी फंक्शन ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन भी ऑड फंक्शन है। ये तीनों जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है ना। ये तीनों जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऑड फंक्शन है। तो देयरफॉर जो अपना i जो है इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगा -π/2 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx हम जानते हैं x होता है। ये आ गया -π/2 से π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर कितना आ गया, पाई। ठीक है, तो तुम देखो इसमें कितनी आसानी से तुम इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिक्स क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है ना। एक तो मॉडुलस वाला और ये जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई पूछती रहती है, इनको ढंग से कर लेना। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना एरिया अंडर द कर्व। एप्लीकेशन ऑफ जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो अपन देखेंगे, जो कि है अपना एरिया। तो अब हेडिंग डाल लो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मतलब ही है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है जो कि क्या होती है, एरिया अंडर द क्लोज्ड कर्व। तो देखो अपन इसमें इतना तो हमने देख लिया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो क्या बताता है, अलजेब्राइक सम बताता है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय fx y इक्वल्स टू fx फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। इतनी चीज जो है हम उसमें देख चुके थे। तो अब देखो मैं अलग अलग केस लेके तुम्हें बता रहा हूं। अच्छा एक चीज और, एरिया में जो इंपॉर्टेंट जो चीज है, एरिया अंडर द कर्व में इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो ग्राफ है, जो सिंपल कर्व के जो ग्राफ है वो तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इनके जो ग्राफ हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। जिसमें बच्चे को नहीं पता है तो पहले वो एक्चुअली जो ग्राफ है वो एक बार देख लेना, क्योंकि तो तुम्हें ग्राफ नहीं याद है तो एरिया तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें ग्राफ की जो जरूरत है वो इनके क्वेश्चंस में पड़ेगी। ठीक है, तो ग्राफ नहीं पता तो एक बार ग्राफ वो देख लें। अपने 11th जो एनसीईआरटी है उसमें इनके ग्राफ गिवन है, और यदि ग्राफ यदि पता है तब तुम देख पाओगे जो एरिया जो है वो बिल्कुल ही सिंपल प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो देखो पहली चीज जो अपन देखते हैं कि एरिया जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये कि जब भी हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है तो जैसे मान लो ये अपनी y एक्सिस है, ये अपनी x एक्सिस है। दो तरीके से हम एरिया जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं तुम्हें बताऊंगा। ये मान लो कोई फंक्शन है अपना fx, ये फंक्शन है y इक्वल्स टू fx। हमें जो एरिया जो फाइंड आउट करना है, एरिया जो फाइंड आउट करना है वो x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b तक एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू fx, x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले एरिया की बात चल रही है, इस वाले एरिया की बात चल रही है।
ये जो एरिया है वो हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका है ये वाला जो तरीका है वो पहला तरीका है। कौन सा? कि हम एक स्ट्रिप ले जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। हम एक स्ट्रिप ले जो कि क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये वाली स्ट्रिप ली है हमने, तो इसका, इस स्ट्रिप का एरिया बताओ जरा। इसकी जो लेंथ है वो मान लो dx है, बिल्कुल छोटी है ना। इसकी जो विड्थ है वो बिल्कुल कम है, इसकी विड्थ है वो dx है। तो इस वाले ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल सा ही तो बनेगा, ये एक ट्रायंगल सा ही तो बनेगा बिल्कुल, है ना। विड्थ बिल्कुल कम है तो एक ट्रायंगल सा ही बनेगा। इसकी हाइट हम y मान सकते हैं, तो इसका जो एरिया होगा इस वाली जो स्ट्रिप का, वो होगा अपने पास, जो एरिया होगा वो होगा y इंटू dx। इतना एरिया होगा। तो भाई हाइट है y और बिल्कुल कम लेंथ है, विड्थ है वो है dx, ठीक है। इस वाली स्ट्रिप का यदि मैं इंटीग्रेशन कर दूं a से b, इस वाली स्ट्रिप का यदि इंटीग्रेशन हम a से b करते हैं तो हम टोटल एरिया अपने पास आ जाएगा। तो y dx a से b जो है वो अपना एरिया होता है, जो अपन पहले भी देख चुके हैं। y को हम fx भी लिख सकते हैं। तो ये अपना एरिया होता है किसी भी फंक्शन का x एक्सिस से, और x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b से यदि घिरा हुआ यदि अपने को एरिया चाहिए, बाउंडेड एरिया चाहिए, तो वो होता है fx dx a से b। दूसरा मेथड ये है कि अपन क्या करें, जो स्ट्रिप जो y एक्सिस के पैरेलल ली है वो अपन x एक्सिस के भी, चलो इसी में बता देता हूँ, जो y एक्सिस सॉरी, जो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ली है वो अपन x एक्सिस के भी पैरेलल ले सकते हैं। भाई x एक्सिस ने कोई गुनाह थोड़ी किया है ना। तो x एक्सिस के पैरेलल भी ले सकते हैं। इसमें जो इसकी विड्थ है वो कितनी होगी अब, dy। इसमें जो इसकी विड्थ है वो कितनी होगी, dy। अब देखो, जैसे मान लो ये वाले रीजन, सॉरी एक मिनट, मैं इसको दूसरा ही केस बनाता हूँ ना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। वो प्रॉब्लम जो क्या है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से मैं दूसरा केस लिखूँ कि अपना जो इंटीग्रेशन है, तो केस सेकंड है कि मान लो ये अपनी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो ग्राफ अब की बार वो फंक्शन है कुछ इस टाइप से गिवन है, इस टाइप से ना होगी, ग्राफ जो इस टाइप से गिवन है। ये वाला जो फंक्शन है, सॉरी ये वाली जो वैल्यू है, ये है y इक्वल्स टू a और ये है y इक्वल्स टू b। ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू a और ये है y इक्वल्स टू b। हमें चाहिए एरिया बाउंडेड बाई क्या हो गया, एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू fx, y एक्सिस एंड y इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। मतलब ये वाला एरिया जो है अब की बार हमें चाहिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, x एक्सिस के पैरेलल ना लेके अब की बार हम स्ट्रिप किसके पैरेलल ले रहे हैं, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल ना लेके अब की बार जो हम स्ट्रिप ले रहे हैं वो x एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं। तो x एक्सिस के पैरेलल है तो ये वाली जो लेंथ है वो हम मान लेंगे dy है, ठीक है। तो लेंथ इसकी, सॉरी विड्थ इसकी dy है, लेंथ x हो जाएगी। तो इसका एरिया हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x इंटू डी वाई। और x इंटू डी वाई जो है वो कहाँ से, y इक्वल्स टू a से लेके, क्योंकि स्ट्रिप a से लेके b तक जा रही है। ये ध्यान रखना है ना, ध्यान क्या रखना है, एरिया जब अपन फाइंड आउट करते हैं तो जब स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो x इक्वल्स टू a, जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे हम राइट हैंड साइड में जाते हैं। और ऐसे यदि स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो नीचे वाले y से लेके ऊपर वाले y तक आते हैं। तो जो लिमिट्स हैं y इक्वल्स टू a से y इक्वल्स टू b हो जाएगी। बात समझ में आई है ना, इतनी चीज़ क्लियर है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं कि हम x एक्सिस के पैरेलल भी स्ट्रिप लेके एरिया निकाल सकते हैं और y एक्सिस के पैरेलल भी स्ट्रिप लेके एरिया निकाल सकते हैं। कौन सा इजी है वो मैं ये बताऊंगा, कहाँ कौन सा। जब ग्राफ तुम्हें इस टाइप का दिखे तब तो हम स्ट्रिप इस टाइप की लेंगे, ग्राफ इस टाइप का दिखे तब तुम स्ट्रिप इस टाइप की लेना। एक चीज़ तो तुम्हें ये इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तुम्हें सब में लिखवा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी जैसे मान लो एक फंक्शन ये y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस है, जो ग्राफ है अपना वो मान लो कुछ इस टाइप का है, ये ग्राफ है जैसे sin x टाइप का होता है,
है ना, और ये मान लो x इक्वल्स टू ए पॉइंट है और ये है x इक्वल्स टू बी, यहाँ पे मान लो x इक्वल्स टू बी है और ये वाला पॉइंट है x इक्वल्स टू सी वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमें एरिया चाहिए, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एफ एक्स, x axis y equals to fx, x axis and x equals to a to x equals to b and x equals to a and x equals to b। मतलब ये वाला एरिया अपने को चाहिए, ये वाला और ये वाला। तो देखो जब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो x एक्सिस के ऊपर वाले ग्राफ का यदि अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं वो पॉजिटिव रहता है, और x एक्सिस के नीचे वाले का यदि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो वो वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, ऐसे देखते हैं। बट एरिया जो है सॉरी यार जो भी हो रहा है ना, मतलब पता नहीं क्या हो गया कि, लेकिन डिस्टर्बेंस तुम्हें काफ़ी हो रही होगी इससे ना, तो खैर थोड़ा बहुत मैनेज करो कि x इक्वल्स टू ए जो है वो x इक्वल्स टू बी तक हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने देखा कि x एक्सिस के ऊपर जो एरिया था वो पॉजिटिव होता है और x एक्सिस के ऊपर यदि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, और x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो वो नेगेटिव आता है। बट एरिया तो कभी नेगेटिव होता नहीं है ना, जब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं तब तो a1 माइनस a2 करते हैं, तो ये एरिया माइनस ये एरिया। बट यहाँ हम इस वाले एरिया को यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा ये वाला माइनस ये वाला एरिया, ऐसे तो नहीं होगा। हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो जो x एक्सिस के ऊपर है उसका यदि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तब तो वो पॉजिटिव आने वाला है ही है। मतलब इस वाले का एरिया जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हम ये तो डायरेक्ट लिख देंगे कि ये वाला एरिया तो पॉजिटिव है, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर ही एरिया आएगा, तो ये वाला पॉजिटिव अपने आप हो गया। बट जब हम इसकी बात करें एफ एक्स डी एक्स सी से बी, यदि हम इसकी बात करें तब ये वाला जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये बताओ इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। बट अपने को ये वाला एरिया रहना तो एरिया तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो ये वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन तो नेगेटिव है। यदि मैं इसको प्लस कर दूंगा तो होगा क्या, यदि मैंने यहाँ पे प्लस किया तो होगा क्या, ये वाला एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है तो ये माइनस ये होगा यदि मैं यहाँ पे प्लस करूंगा। बट एरिया तो हमें एड अप करना होता है, तो एरिया यदि हमें ऐड करना है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। बात समझ में? तो ध्यान रखना कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे हो तब हम हमेशा क्या करते हैं, जहां भी ग्राफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो रहा है वहां हम उसको ब्रेक कर लेते हैं और उसका एरिया यहां ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है जो काफी काम में आता है वो होता है सिमेट्रिकल ग्राफ्स। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे तुम्हारी बुक में काफी क्वेश्चन ऐसे हैं और सीबीएसई ज़्यादातर इन्हीं पे क्वेश्चन पूछती है। जैसे मान लो हमें निकालना है, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, हमें निकालना है एक सर्कल का एरिया, हमें निकालना है इस सर्कल का एरिया। तो देखो इस सर्किल को 4 एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, A1, A2, A3 और A4, ये 4 एरिया हैं। इस पूरे सर्किल का एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, सबका सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, जाहिर सी बात है इसका एरिया प्लस इसका चारों का एरिया जो है उनका सम का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा। अब देखो सिमेट्री से क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, या सिमेट्री के ग्राफ से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जितना एरिया इस वाले पार्ट का होगा, जितना एरिया इस वाले पार्ट का होगा, इससे 4 गुना एरिया सब वाले पूरे सर्कल का होगा। भाई सिमेट्री से हम ये बता सकते हैं ना कि जितना एरिया A1 है उसके 4 गुना ही सर्कल का एरिया होगा। तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, 4 इंटू A1, कैसे, बाई सिमेट्री। कैसे बोला हमने, बाई सिमेट्री। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट क्या है
कि अब हमें ना तो A2 A3 A4 ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, जहां भी हमें सिमेट्री दिखी हमने क्या किया 4 × A1 कर दिया कि इसका 4 गुना है, तो हमें चारों एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, हमने एक ही एरिया निकाल लिया और उसका 4 टाइम्स कर दिया, इसका मतलब उसका हमने एरिया निकाल लिया है, मतलब पूरे वाले सर्कल का एरिया निकाल लिया। तो सिमेट्रिक ग्राफ्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी तुम्हें कहीं भी सिमेट्री लगे कि हाँ यार ये तो सिमेट्री है, तो हम क्या करते हैं सिमेट्री से सबके एरिया ना निकाल के हम किसी भी एक जो पार्ट है उसका एरिया निकाल लेते हैं, और जो भी हमें सिमेट्री लग रही है कि उस सिमेट्री से कितना टाइम्स होना चाहिए, जो रियल एरिया हमसे पूछा है वो टाइम्स हम उसमें कर देते हैं। बात समझ में आई? तो कुछ एक क्वेश्चन जो है वो हम इसके लगा लेते हैं। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना, इसमें ये नहीं है कि सर्कल का एरिया पूछा है तो तुम सीधा लिख दो कि हमें तो पता है यदि सर्कल की रेडियस r है तो इसका एरिया हो जाएगा πr²। ऐसा नहीं है, हमें वो चीज़ प्रूफ करनी है। तो यदि हम, क्योंकि मैंने देखो पहले बोला था कि ग्राफ है वो थोड़े ध्यान रखने, ग्राफ क्यों, ये तुम्हें ये चीज़ पता ही नहीं कि सर्कल किस टाइप का है, तब तो हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है पहले वो वाला ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए कि किस टाइप से ग्राफ बनेगा। ग्राफ तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो जो ग्राफ है वो बनता है कुछ इस टाइप का, इस टाइप का जो ग्राफ है वो बनता है। ये जो है ये कर्व कौन सा हुआ, x² + y² = a²। हमें टोटल एरिया इसका चाहिए, इनक्लोज बाय द सर्कल हमें टोटल एरिया चाहिए। तो हम ऐसे ही करेंगे, ये वाला पॉइंट मान लो O है, ये A है, ये B है, तो हम इसमें लिख सकते हैं बाय सिमेट्री एरिया enclosed by circle x² + y² = a² is equals to 4 times area enclosed by region OABO, है ना। OABO वाला जो रीजन है इसका हम 4 टाइम्स कर दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा। अब ये वाला एरिया होगा कितना, तो हम क्या करते हैं y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप लेते हैं, y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले ली, तो इसका एरिया कितना होगा 4 × y × dx, ऐसा 4 × y × dx। अब देखो ये जो स्ट्रिप है ये हमारी पूरे सर्कल में नहीं कवर करेगी, पूरे सर्कल में नहीं कवर करेगी। क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया ABOA, इसी वाले रीजन में हमें देखना है, बाकी रीजन की हमें बात करनी ही नहीं है। तो ये स्ट्रिप बताओ कहाँ से, इनिशियल कहाँ से होगी, यहाँ से, और स्ट्रिप कहाँ तक जाएगी B पॉइंट तक। तो A पॉइंट पे जब O पॉइंट पे थी तब अपना x कितना है, x = 0, और जब B पॉइंट पे आएगी, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, A,0। भाई B पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना, जहाँ x एक्सिस पे y0 होता है तो y0 होगा तो x = a आएगा, एक -a आएगा, तो a,0 तो ये होगा और -a,0 ये होगा। तो x = 0 से स्टार्ट होकर x = a तक जाएगा। बात समझ में? तो अपने को ये पता लगा कि इसका एरिया y × dx होगा, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें जरूरत पड़ेगी y की, कि y कहाँ से लेके आए। अब हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, y की, कि y हम कहाँ से लेके आए। तो फॉर y हम क्या करते हैं, इस जो गिवन इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे y के लिए। तो यहाँ से y² की जो वैल्यू है वो आई a² - x², तो y की जो वैल्यू है वो आ गई ±√a² - x²। तो y की वैल्यू आई ±√a² - x²। अब तुम ये बताओ कि हम y की दो वैल्यू आई, एक तो प्लस एक माइनस, हम कौन सी लेंगे। तो बेटा हम देख रहे हैं इस वाले रीजन का एरिया, इस वाले रीजन का एरिया। तो इतना ये वाला जो रीजन है यहाँ पे y तो पॉजिटिव है ना, y तो नेगेटिव होगा ही नहीं, ये जो माइनस साइन है वो नीचे वाले के लिए आया है एक्चुअली। तो y का हम कौन सा साइन लेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, तो y का जो साइन है वो हम क्या लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसमें लेंगे। बात समझ में आई? तो ये जहाँ पे जो y होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू कितना आया, 4 × y कितना है, √a² - x² dx, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। y जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, इसका इंटीग्रेशन तुम आराम से कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो अपने पास
इसका जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देना और तुम देखोगे कि इसका एरिया जो है वो कितना आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। ये वाला जो एरिया है वो अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। इस इलिप्स के बीच का जो एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, इस वाले इलिप्स के बीच का। तो देखो ग्राफ तो मैंने बताया कि तुम्हें याद होने ही चाहिए कि कौन से कर्व का ग्राफ है वो किस टाइप से बनता है। ठीक है, तो मान लो कि अपना जो इलिप्स है, ये जो इलिप्स है यहाँ पे हम मान लेते हैं ए ग्रेटर देन बी है और ये जो इलिप्स है वो इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो हमने माना ए है, ये अपना ओरिजिन है, ये बी है। ठीक है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने पास क्या हो जाएंगे, सो हम लिखेंगे कि एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया इनक्लोज्ड बाय रीजन ओ ए बी ओ, है ना। ओ ए बी का जो एरिया है, ओ ए बी ओ, ये वाला रीजन जो है अपना, ये वाला जो रीजन है ओ ए बी ओ, इसका जो एरिया इनक्लोज्ड है इसका 4 टाइम्स ही होगा टोटल इलिप्स का एरिया। ये वाला जो रीजन है इसका 4 टाइम्स ही टोटल एरिया होगा इलिप्स का। तो इस एरिया के लिए अपन क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब बात आई कि हम x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ पर रखेंगे। तो देखो अपनी जो स्ट्रिप है वो हम y एक्सिस के पैरेलल मान लें। y एक्सिस के यदि पैरेलल स्ट्रिप मानेंगे तो देखो ये वाला एरिया अपने को पूरा चाहिए, इस वाले रीजन का जो एरिया है वो अपने को चाहिए। तो देखो ये स्ट्रिप मिनिमम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और ए पॉइंट तक आ सकती है। तो मिनिमम जो स्ट्रिप है, मतलब सबसे कम स्ट्रिप यहाँ पे y एक्सिस पे हो सकती है। तो y एक्सिस पे हम जानते हैं x बराबर कितना होता है 0, यहाँ क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स किसकी आएंगी, x की आएंगी। d के अंदर x है ना, तो लिमिट्स किसकी आएंगी, x की आएंगी। तो ये जो स्ट्रिप है ये यहाँ से हो सकती है इनिशियल, फाइनल कहाँ तक जा सकती है, a तक। तो फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a हम लिखेंगे फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a हम क्या करेंगे, ए की कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। भाई ये इलिप्स है, ये एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है वही तो कोऑर्डिनेट है अपना ए। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी कर्व कहां कट कर रहा है उसमें हम y इक्वल्स टू 0 रख देंगे। तो y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस माइनस ए। तो देखो इसका मतलब जो पॉइंट है, जो इलिप्स है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, जहाँ पे एक तो x इक्वल्स टू ए है और एक x इक्वल्स टू माइनस ए है। तो ये वाला पॉइंट माइनस ए कोमा 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम ये स्ट्रिप जो है वो कहाँ तक जा सकती है, x इक्वल्स टू ए तक, x इक्वल्स टू ए तक। तो बस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से a y dx। और y कहाँ से आएगा, y जो अपने पीछे वाला क्वेश्चन देखा था, फॉर y के लिए एक्स स्क्वायर, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अपने पास वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो y की जो वैल्यू है वो अपने आ जाएगी प्लस माइनस बी बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो y अपना पॉजिटिव होगा, तो y पॉजिटिव होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 से a b बाई ए रूट ओवर बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब अपन इसका एरिया जो है, अपन इस वाले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, इसका एरिया निकाल लेंगे। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तुम्हारे पास एरिया निकल के आ जाएगा पाई ए इंटू बी। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला है जो अपन ने इंटीग्रेशन के लास्ट में कुछ एक 3 फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे अंडर द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा पाई ए इंटू बी।
ठीक है। तो इस टाइप से हम सिंपल कर्व के, जब एक ही कर्व हो तो इस टाइप से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन। कई बार क्या होता है कि अपने पास इस टाइप का एरिया पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो कि अपन एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से अपन समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई भी ये वाई एक्सिस है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई भी कर्व है, ये वाला कर्व है एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। एक और कर्व है, कुछ इस टाइप का कर्व हम ले लें, ये वाला जो कर्व है वो है y इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है। हमें सॉरी स्ट्रेट लाइन ही चाहिए ना अपने को, तो दो जो कर्व के बीच का एरिया है वो अब की बार टर्म 2 में हटा दिया है। जो अपने पास एरिया है वो एक कर्व और एक लाइन के बीच में ही एरिया आएगा। तो लाइन जो है वो हमने मान ली कुछ इस टाइप की, ये वाली लाइन मान ली हमने कि ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू जी एक्स। होगी तो mx प्लस सी ही टाइप की, तो y इक्वल्स टू होगा कुछ फंक्शन जी एक्स का ही, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन मान ली। हमें एरिया चाहिए ये वाला, हमें एरिया चाहिए ये वाला एरिया चाहिए, ये जो एरिया है वो हमें चाहिए। इनक्लोज्ड मतलब दोनों के बीच का एरिया, जो दोनों से घिरा हुआ एरिया है। तो अपने को ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जो ऊपर जो कर्व है, ऊपर कौन सा कर्व है, जी एक्स है, जी एक्स ऊपर जो ऊपर कौन सा कर्व है, जी एक्स है, जी एक्स माइनस नीचे कौन सा कर्व है, एफ एक्स। नीचे कौन सा कर्व है, एफ एक्स। देखो ऊपर जब हम स्ट्रिप ऐसे लेंगे, स्ट्रिप वाई एक्सिस के पैरेलल लेंगे, तो ऊपर क्या है, ऊपर कौन सा कर्व है, देखो y इक्वल्स टू जी एक्स, नीचे कौन सा कर्व है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ से जो x की जो तुम्हारी लिमिट है वो तुम्हारी लिमिट आ जाएंगी। x की जो लिमिट है ये मान लो पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट मान लो x इक्वल्स टू B है, तो लिमिट्स आ जाएंगे x इक्वल्स टू A से x इक्वल्स टू B। क्यों आया ये ऐसा, ये तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम एक बार gx वाला एरिया फाइंड आउट करो। भाई हम ये यदि फाइंड आउट करें gx dx फाइंड आउट करें तो होगा क्या, इसके इस स्ट्रेट लाइन के नीचे नीचे वाला एरिया आएगा। हमने यही तो पढ़ा कि इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस और ये कर्व के बीच में जो घिरा हुआ जो एरिया है वही होता है। तो इसका मतलब ये इस स्ट्रेट लाइन के नीचे नीचे वाला एरिया आएगा। अब एक बार ये देखो, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए से बी है ना, तो ए से बी हम एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे, मतलब इस वाले कर्व से नीचे नीचे का एरिया। भाई जी एक्स का जो इंटीग्रेशन किया उसने तो दिया इस स्ट्रेट लाइन के नीचे नीचे का एरिया, और इसका जी एक्स का हमने इंटीग्रेशन सॉरी एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तब वो आया इस कर्व से नीचे नीचे का एरिया। अब यदि मैं स्ट्रेट लाइन के एरिया में से, स्ट्रेट लाइन का जो नीचे वाला एरिया है उसके एरिया में से इस कर्व के नीचे वाले एरिया को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये शेडेड रीजन का ही एरिया आ जाएगा। तो हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो अपने पास शेडेड एरिया का जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाता है। और हम यही करते हैं, दोनों का सब्सट्रैक्ट करके हम इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, एक्स में भी ऐसे ही तुम यदि स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल लोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी तुम जी वाई माइनस एफ वाई डी वाई करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जाम्पल है वो इसके हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल्स टू 4। तो हमें देखो सबसे पहले इनके ग्राफ बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये मान लो y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो किस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप का। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया ये वाला, और y इक्वल्स टू 4 लाइन कौन सी होती है, ये है y इक्वल्स टू 4। भाई ये है y इक्वल्स टू 4 और ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चमका, ठीक है। अपने को चाहिए एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व दिस एंड दिस। इनके बाउंडेड वाले रीजन का एरिया, मतलब ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए साहब। ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट मान लो O है, ये A है और ये B है, ऐसा। तो मैं क्यों मान रहा हूं, क्योंकि सिमेट्री से हम देख सकते हैं जैसा ये पैराबोला इधर है वैसा का वैसा इधर है, जैसी स्ट्रेट लाइन एक्स वाई एक्सिस के इधर है वैसी की वैसी इधर है। इसका मतलब हम इस वाले रीजन का एरिया निकालेंगे, 2 टाइम्स कर दें तो ये पूरे वाले रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स
एरिया ऑफ रीजन OABO, ठीक है, इस वाले रीजन का एरिया है ना। अब इस वाले रीजन का एरिया कहां से आएगा, देखो इस वाले रीजन का एरिया हम स्ट्रिप मान लें वाई एक्सिस के पैरेलल यदि स्ट्रिप माने, वाई एक्सिस के पैरेलल यदि स्ट्रिप माने तो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा। ऊपर वाला कौन सा कर्व है, y = 4, हमने यही तो लिखा y = gx - fx, ऊपर जो कर्व है माइनस नीचे जो कर्व है, ऊपर कौन सा कर्व है y = 4, तो y = 4 माइनस नीचे कौन सा कर्व है y = x² वाला, तो 4 - x² इंटू dx। अब बात आती है x की लिमिट्स की, बात समझ में आई, 4 - x² इंटू dx। अब बात आती है x की लिमिट्स की। तो देखो जब हम इस वाले रीजन का एरिया देख रहे हैं, इस वाले रीजन का जब अपन एरिया देख रहे हैं, तो ये स्ट्रिप इनिशियल कहाँ हो सकती है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे होगी तो यहाँ तो x = 0 होगा। अब हमें पॉइंट चाहिए a का, अब हमें a के पॉइंट चाहिए, तो a है क्या, a एक्चुअली ये स्ट्रिप फाइनल a तक ही जा सकती है, तो a एक्चुअली है क्या, a है इस लाइन और इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब इस a जो है ये लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है और इस पैराबोला के ऊपर भी है, तो लाइन के ऊपर है तो जाहिर सी बात है y = हमेशा कितना होगा, 4 होगा, और y = 4 है तो x एक तो 2 हो सकता है और एक -2 हो सकता है, तो -2 वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये आ जाएगा -2,4 और +2 वाला इधर आएगा, क्योंकि इस वाले में x क्या है, पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू कहां से, 0 से, x यहाँ पे मैक्सिमम जो है x कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो, कितना आ गया, 2 × 4x - x³ 0 से 2, तो आ गया 2 × 8 - 8/3, तो कितना आ गया 2 × 16/3, तो एरिया आ जाएगा 32/3, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने पास इस बार जो पेपर में आ सकते हैं कि एक कर्व और एक लाइन से यदि हमें बाउंडेड एरिया चाहिए तो हम इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें बोला है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन y = x एंड द सर्कल x² + y² = 32। देखो कहना क्या चाह रहे हैं, एक बार देखते हैं। एक बार हम ग्राफ बना लेते हैं इनका। तो ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। पहले सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल अपने पास ये रहा साहब, ये सर्कल है अपना x² + y² = 32, ठीक है। आगे हम y = x भी लाइन बनाते हैं। ये वाली लाइन जो है अपने पास, ये वाली लाइन होगी y = x लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन आ गई y = x। हमें पूछा क्या है, फाइंड द एरिया इनक्लोज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है, बाकी किसी क्वाड्रेंट में बात करनी नहीं है। इनक्लोज बाय x एक्सिस, x एक्सिस ये रही और इस सर्कल और इस लाइन के बीच में, मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो पेपर में आते भी हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जब हम इसमें दिक्कत क्या होगी, पहले एक बार वो देख लेते हैं। देखो दिक्कत यहाँ पे क्या है, जब हम स्ट्रिप लेंगे, भाई हमें स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। हमने स्ट्रिप ली y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो जरा इसका एरिया एक बार हम लिखते हैं। जब y = x है, जब y = x है तो ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ कितना आएगा, तो x², 2x², तो ये 4 आ जाएगा, 4,4 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा, √32, √32,0। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × √2, 4√2,0। ये पॉइंट तो निकालने आते हैं ना भाई, ये सर्कल और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन है, ये इस लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हमारे पास आ गए। तो जब अपन एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, देखो एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे शेडेड रीजन का, तो देखो क्या होगा, हम क्या करते हैं, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, ऐसे ही करते हैं, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। तो देखो जब ये स्ट्रिप यहां से यहां तक जाएगी, इस वाले पॉइंट तक जाएगी, ये वाला पॉइंट कौन सा है, 4,0। क्यों आया, क्योंकि ये x तो इसमें यहाँ पे जो x है वही x रहेगा और y एक्सिस पे 0 रहेगा। तो ये वाली स्ट्रिप जो है
जब ये यहां तक इस ट्रायंगल के अंदर घूमेगी, ये वाली स्ट्रिप इस ट्रायंगल के अंदर घूमेगी, तो तुम देख पाओगे अपर लिमिट है वो कौन सी आएगी, y इक्वल्स टू एक्स वाली, क्योंकि ऊपर कर्व कौन सा है, y इक्वल्स टू एक्स, और नीचे कौन सा है, एक्स एक्सिस। ऐसा ही है, ऊपर तो कर्व है लाइन और नीचे कौन सा है, एक्स एक्सिस। बट जो मजे की बात जो है वो मैं जो बताना चाह रहा हूं वो है, जब स्ट्रिप इस x इक्वल्स टू 4 पॉइंट के इधर आएगी, x इक्वल्स टू 4 पॉइंट के जब स्ट्रिप इधर आएगी, तो तुम देख पा रहे होगे कि इस स्ट्रिप की जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इस लाइन पे ना आके अब कहां पे आ रहा है, सर्कल पे आ रहा है। इस लाइन पे ना आके सर्कल पे ये पॉइंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, इसको हम दो भागों में ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिप है इसका ऊपर वाला भाग है वो चेंज हो रहा है, कभी तो लाइन पे आ रहा है, कभी सर्कल पे आ रहा है। तो लाइन पे आ रहा है तब भी हमारा इंटीग्रेशन चेंज होगा, और सर्कल पे आ रहा है तब भी हमारा इंटीग्रेशन अलग होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इस लाइन के लिए निकाल देते हैं। ये जब यहां से यहां तक मूव करेगा, ये जो स्ट्रिप है यहां से यहां तक मूव करेगा, तो लाइन पे जाएगा पहले तो पहले अपर लिमिट कौन सी होगी, x, और लोअर लिमिट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे तो y इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। तो x माइनस 0, और x कहां से कहां तक जाएगा, ये स्ट्रिप इनिशियल y एक्सिस पे हो सकती है, तो मतलब x इक्वल्स टू 0, और फाइनल ये स्ट्रिप यहां तक आ सकती है। यहां x कितना है, 4। बात समझ में आई? इसका एरिया हमने कैसे कैलकुलेट किया, इसका एरिया हमने कैलकुलेट किया है कि जब स्ट्रिप पहले जब ये x इक्वल्स टू 4 तक जाएगी, तो ये जो स्ट्रिप का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इस स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एक्स पे होगा। बट जब हम 4 से आगे जाएंगे, जब हम 4 से 4√2 तक जाएंगे, भाई हमें 4√2 तक ही तो जाना है, तो अब इसमें जो स्ट्रिप का ऊपर वाला हिस्सा है वो अब सर्कल पे लाई करेगा, ना कि स्ट्रेट लाइन पे। तो ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन जो तुम्हारे इलिप्स या सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन के क्वेश्चन है उनमें ये चीज ध्यान रखना कि जो स्ट्रिप है उसको हम दो भागों में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब हम x 4 से 4√2 लेंगे, तो अब इसमें जो y आएगा, पहले वाला जो यहाँ पे y लिखा जाएगा वो कौन सा लिखा जाएगा, सर्कल वाला। तो सर्कल वाले को हम यदि y देखें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32, यहाँ से y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √32 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा लेंगे, प्लस वाला है माइनस वाला, जाहिर सी बात है प्लस वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपन बात कर रहे हैं। तो y जो अपर लिमिट है स्ट्रिप की, जो अपर वाला पार्ट है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और नीचे वाला पार्ट 0, एक्स एक्सिस ही है, तो एक्स एक्सिस पे y इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। तो अपने पास इंटीग्रेशन आ जाएगा x dx 0 से 4 प्लस 4 से 4√2 रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लेना, वो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बोला था, जो अपना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इंटीग्रेशन है वो एरिया में काफी काम में आएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो तुम्हें याद रखना है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो जो भी क्वेश्चन सर्कल और इलिप्स के हैं जो कि एक लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज ध्यान रखना कि तुम्हें स्ट्रिप का खास ध्यान रखना है, कि यूं मत कर देना कि तुम क्वेश्चन में इतना इतना एग्जाम में इतना इतना ही लिखाओ कि 0 से 4√2 x dx, तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रिप जब x इक्वल्स टू 4 तक है तब तो अपर लिमिट स्ट्रेट लाइन से आ रही है, बट जो ही x इक्वल्स टू 4 के आगे जब स्ट्रिप जाती है, तो जो स्ट्रिप है इसका अपर वाला जो पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे ना होकर कहाँ लाई करता है, सर्कल पे। तो यहाँ हमें लिमिट कहाँ किसकी रखनी पड़ती है, सर्कल की। बात समझ में आई? तो इसको इंटीग्रेट कर लेना और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला दिस एंड y इक्वल्स टू mod x। तो जरा इनके ग्राफ की बात कर ले हम। तो जरा इनके ग्राफ, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ग्राफ तो तुम्हें याद होने चाहिए। ग्राफ याद नहीं है तो एरिया का क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है सर। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो अपने पास ये हो गया। और y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ कुछ इस टाइप से हो गया। ये वाला जो ग्राफ है ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू mod x का। ठीक है, तो एक ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, एक हो गया y इक्वल्स टू mod x का। तो इन दोनों के जो बीच का जो अपना बाउंडेड रीजन है वो अपने को चाहिए। मतलब बाउंडेड रीजन जो है इन दोनों के बीच का वो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन अपने को चाहिए। ठीक है, और जब अपन y इक्वल्स टू mod x के बारे में बात करते हैं तो तुम्हें पता है
कि ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस के इधर होती है, ये वाली लाइन y इक्वल्स टू एक्स होती है, और इधर वाला जो लाइन होती है ये कौन सी होती है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। इतना तो पता ही होगा कि x जब पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होता है तो मोड x को ओपन करेंगे तो y इक्वल्स टू एक्स आता है, इधर x नेगेटिव होता है तो इस वाले को ओपन करते हैं तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स आता है। तो देखो हम इतना तो बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट मान लो O है, ये A है, ये B मान लो, चलो ये वाला पॉइंट A है और ये C पॉइंट है, ऐसे, ठीक है। तो हमें इतना तो पता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABCO। बात समझ में आई? OABCO ये वाला जो रीजन है, इसका जो एरिया यदि हम फाइंड आउट कर लें, इसका डबल करेंगे तो इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया दोनों का एरिया आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है साहब, अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन हमें निकालना है। तो इंटीग्रेशन देखो, इसमें यदि हम स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं तो अपर लिमिट, अपर कर्व कौन सा है, y इक्वल्स टू एक्स, तो ऊपर वाला कर्व है y इक्वल्स टू एक्स, माइनस नीचे वाला कौन सा कर्व है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे, तो x इक्वल्स टू 0 से जाहिर सी बात है स्टार्ट होंगी, और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 1,1, ये वाला पॉइंट 1,1 होगा। कैसे होगा, y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास एक तो x इक्वल्स टू 0 आएगा और एक x इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक ये वाली लिमिट चली जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 2, इसका इंटीग्रेट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3, 0 से 1, तो लिमिट्स रखेंगे तो आएगा 1/2 माइनस 1/3, जो कि आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो अपने एरिया में आते हैं। तुमने देखा होगा जब डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन यदि तुम्हें सोल्व करना आता है तो एरिया के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशन जो थे, मतलब एरिया अंडर द कर्व है, वो अपना कंप्लीट होता है। इस बार टर्म 2 के सिलेबस में, वैसे तो सीबीएसई के सिलेबस में एरिया क्लोज्ड बाय 2 कर्व भी है, लेकिन इस बार टर्म 2 के सिलेबस में वो जो पोर्शन है वो सीबीएसई ने हटा दिया है। अब की बार एक सिंपल कर्व के बीच का एरिया और फिर एक कर्व, एक स्ट्रेट लाइन के बीच का ही एरिया तुम्हारे सिलेबस में है टर्म 2 के में। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो थोड़े लगा लेना। उनसे क्या होगा कि जो तुम्हारे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये चीज यदि पहले से पता हो तो तुम्हारा दिमाग सही चलेगा। हालांकि ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन यदि आ जाए, अब तुम्हारा दिमाग, मतलब जैसे ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अब इस टाइप के क्वेश्चन यदि आएंगे तुम्हारा दिमाग दौड़ जाएगा थोड़ा। यदि पहली बार यदि क्वेश्चन करते इस टाइप का, मान लो ये क्वेश्चन में ना करवाता, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता, तो बच्चे यहीं पे दिक्कत करते, वो 0 से 4√2 करके इसका इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म करते और एरिया जो है गलत निकाल के आ जाते हैं। तो थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जो भी डाउट आए इस वाले चैप्टर में वो तुम पूछ लेना। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना और जो भी डाउट हो वो पूछ लेना। ठीक है।